नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय हिंदी व्याकरण के इस पहले सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में भाषा, बोली, मानक भाषा, राजभाषा और कई तरह के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण का एक सीरीज शुरू हो रहा है जो कि हर एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के चीज जरूर पूछे जाते हैं। बोली, उपभाषा, भाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा और एक और भाषा मातृभाषा भी होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है? तो देखिए, आज से हजारों साल पहले जो इंसान होते थे वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, एक जानवरों की तरह वो गुफाओं में, जंगलों में भटकते थे, अपने खाने की तलाश में घूमते रहते थे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं वो लोग इतना डेवलप नहीं थे, इतना सभ्य नहीं थे, यानी अपने सभ्य तरीके से अपना जीवन यापन नहीं करते थे क्योंकि उनका दिमाग उतना डेवलप नहीं था। लेकिन एक चीज जरूर होगा उनके अंदर, वो लोग जब एक दूसरे के पास जाते होंगे या मिलते होंगे या कोई काम करते होंगे, किसी न किसी रूप से वो भाषा का जरूर उपयोग करते होंगे। लेकिन अभी का जो भाषा का स्वरूप है उस टाइम में इतना डेवलप नहीं रहा होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में वो भाषा का उपयोग जरूर करते होंगे। जैसे सांकेतिक भाषा, किसी चीज कुछ बोलना, इशारे करना, तो इस तरह के सांकेतिक भाषा का जरूर उपयोग करते होंगे। लेकिन जैसे वो लोग धीरे धीरे डेवलप करते गए तो उनका भाषा का जो रूप है वो भी डेवलप करता गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होता है। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है, अथवा जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरे को समझा सके, दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये जितने भी भाषा है दुनिया में, सारे भाषा से मनुष्य क्या करता है, अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे को भाव को वो खुद समझता है। तो इसी को भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भाषित होना, स्पष्ट वाणी अथवा बोलना। भाषा के कितने प्रकार होता है? तो देखिए, हर एक एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के 3 मुख्य रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बोलकर अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यानी आपस में बोलकर अपने मन के भाव को दूसरे को पहुंचाना और दूसरे को भाव को समझना, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन, इस सब पे जो आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। यानी मुख से बोली हुई जो आवाज के माध्यम से जो कुछ समझते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ओरल लैंग्वेज। दूसरा होता है लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने विचार वो अभिव्यक्ति को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार या अभिव्यक्ति को लिखकर प्रकट करते हैं
उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र के माध्यम से, पत्रिका से, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जीवनी किसी का पढ़ते हैं, तो इस तरह का जो लिखित भाषा जो होता है, जो लिखा हुआ जो चीज होता है, या हम दूसरे को बताते हैं या दूसरे का लिखा हुआ कोई चीज हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उसको लिखित भाषा कहा जाता है, यानी रिटन लैंग्वेज। तीसरा जो भाषा का रूप होता है वो है सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज या इंडिकेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से बच्चों तथा गूंगे करते हैं जो मौखिक भाषा में सक्षम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये ट्रैफिक पुलिस है, ये स्टॉप का सिग्नल दिखाया हुआ है, एक साइन है। इस साइन के माध्यम से ये इंडिकेट होता है कि आपको क्या करना है। जैसे ट्रैफिक के कई सारे साइन होते हैं, उस इंडिकेशन को आप देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, यू टर्न लेना है या हमें रुकना है। रेड लाइट पे अगर लाल सिग्नल हुआ तो हमें रुकना होगा, अगर ग्रीन सिग्नल हुआ तो हमें जाना होगा। जो इस तरह का सिंबॉलिक रूप होता है इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये हाथों का कुछ चिन्ह आपको दिख रहा होगा। गूंगे लोग जो होते हैं वो तो बोल सकते नहीं हैं, तो मौखिक भाषा का वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसी तरह का एक सांकेतिक भाषा का उनके लिए उपयोग किया जाता है। हाथों का अलग तरह से करना, मतलब इस कंडीशन में करना तो इसका मतलब ये होगा, अलग अलग तरीके से हाथ को वो करते हैं जिससे कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। तो इस तरह का जो भाषा होता है सांकेतिक भाषा होता है। अब हम बात करेंगे बोली क्या होता है। देखिए, बोली जो होता है भाषा का वह स्वरूप होता है जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। बोली जो है वो भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है। तो बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, यानी भाषा का वह रूप जो एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है उसे बोली कहा जाता है। समझ गए बोली क्या होता है? बोली एक सीमित क्षेत्र, एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का एक रूप होता है। इसकी क्या विशेषता है थोड़ा सा हम जानते हैं। तो पहला, बोली क्या होता है? बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। इसमें कवि जो है यानी बड़े बड़े विद्वान इसमें साहित्य की रचना नहीं करते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 650 बोलियां हैं। हमारे देश भारत में 650 बोलियां हैं। बोली का उदाहरण आप समझ सकते हैं, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी, ये सारे बोली का उदाहरण है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। बोली स्वतंत्र होती है। बोलियों को व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। अब हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। देखिए, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है जब बोली का क्षेत्र का विस्तार होता है। जैसे जैसे बोली विकसित होता है इसका विस्तार होता है और एक बहुत ज्यादा क्षेत्र तक ये फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है, इसमें साहित्य रचना भी होने लग जाती है। बड़े बड़े विद्वान होते हैं और इस भाषा में जो वो बोली होता है उसमें साहित्य की रचना करते हैं और ये डेवलप हो जाता है। जैसे ही डेवलप होता है उसको हम उपभाषा का दर्जा दे देते हैं। उसको उपभाषा का दर्जा दे देते हैं। तो उपभाषा क्या है? जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं। उपभाषा का उदाहरण राजस्थानी, पहाड़ी,
ये सारे उपभाषा है। बोली से ये डेवलप होकर के उपभाषा बन गया। अब उसके बाद उपभाषा से भाषा कैसे बनता है? जब बोली का क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, साहित्य रचना होने लग जाती है, तो उपभाषा बन जाता है। और उसके बाद अगर इसके साथ व्याकरण जुड़ जाता है, इस भाषा के साथ एक पर्टिकुलर व्याकरण जुड़ जाता है, तो एक तरह से इसको भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहां के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, तो उसको मानक भाषा कहते हैं। यानी जब किसी भाषा को उस देश के या राज्य के द्वारा उसको एक बहुत ही सम्मानीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, उसी भाषा में पढ़ाई लिखाई करना, उसी भाषा में प्रशासनिक कार्य को करना, तो इस तरह के जो भाषा का रूप होता है उसको मानक भाषा कहते हैं। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सारे क्या है? ये मानक भाषा है। अब हम बात करें हिंदी के बारे में। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी हमारे देश का राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ये राजकाज का भाषा है। प्रशासनिक कार्यों के लिए इस भाषा का राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। इसी वजह से 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दूसरा एक और तथ्य है कि विश्व हिंदी दिवस, एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों दिवस का मकसद एक ही है, हिंदी को प्रचार प्रसार करना। यानी 14 सितंबर वाले राष्ट्र में प्रचार प्रसार करना और 10 जनवरी दुनिया में हिंदी को प्रचार प्रसार करना और इसको एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में इसको दर्जा दिलाना। हिंदी भाषा में कुल 17 बोलियां हैं। हिंदी में कुल 17 बोलियां हैं। उसमें से एक बोली खड़ी बोली हिंदी भाषा का मानक रूप है। यानी अभी का जो हिंदी भाषा जिसे हम कहते हैं वो एक खड़ी बोली का रूप है। अब हम समझते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में। देखिए, राज्य भाषा, राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट होता है। यानी भारत में कई सारे राज्य हैं, उसी में से जब कोई राज्य कोई अपना एक भाषा को एक आधिकारिक रूप से राज्य भाषा घोषित करता है तो उसको उस राज्य के राजभाषा कहते हैं। और राज्यों में प्रशासनिक कार्यों को इसी भाषा से चलाया जाता है जनरली। जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है और ज्यादातर सरकारी कार्य इन्हीं भाषाओं में होता है। दूसरा होता है राजभाषा। देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 22 अन्य भाषाएं राजभाषा स्वीकार की गई है। राज्यों की विधान सभाएं बहुमत के आधार पर किसी एक भाषा को अथवा चाहे तो एक से अधिक भाषाओं को अपने राज्य की राजभाषा घोषित कर सकता है। तो यानी राजभाषा वही भाषा होगा जो भारतीय संविधान के द्वारा जिसको एक्सेप्ट किया गया है उन 22 भाषाओं में से एक होगा। दूसरा राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? जो राजकाज के लिए जो भाषा इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी भारत का राजभाषा है। राजकाज को चलाने के लिए यानी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जिस भाषा को इस्तेमाल किया जाता है उसको राजभाषा कहा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? देखिए, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रायः वह भाषा होती है जो अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। उस भाषा को प्रायः राष्ट्रभाषा किसी देश के द्वारा घोषित किया जाता है और प्रायः राष्ट्रभाषा ही किसी देश का राजभाषा होता है। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा दिया गया है क्योंकि भारत एक विस्तृत क्षेत्र वाला देश है जहां पर अनेक तरह के भाषाएं को बोली जाती है। साउथ में कुछ बोला जाता है, नॉर्थ में कुछ बोला जाता है, ईस्ट में कुछ बोला जाता है। इस तरह से राष्ट्रभाषा यहाँ पे हिंदी को नहीं दिया गया है, यानी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब देखिए राजभाषा पर हमारे देश का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 341(1) में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ में यह भी डिस्कस किया था कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं जिसको मान्यता प्राप्त है वो इस तरह से हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 10 भाषाएं के बारे में। पहला सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है चाइना के मैंडरिन भाषा। मैंडरिन भाषा दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दूसरा इंग्लिश, अंग्रेजी जो है वो दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तीसरा हमारा हिंदी है, यानी हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरा नंबर पे आता है। चौथे स्थान पे स्पेनिश है, 5वें स्थान पे रूसी, 6ठे स्थान पे अरबी, 7वें स्थान पे बंगाली भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली 10 भाषाओं में बंगाली का स्थान 7वां है। 8वें पे पुर्तगीज है, 9वें पे मलय इंडोनेशियन, 10वें पे फ्रेंच भाषा है। देखिए बंगाली भाषा को 26 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, जबकि उर्दू का स्थान 11वें नंबर पे है। यानी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं का जो क्रम है उसमें उर्दू का जो स्थान है वो 11वां है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। भाषा परिवार क्या होता है? जिस प्रकार मनुष्य का परिवार होता है उसी प्रकार ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाता है। तो भाषा परिवार का मतलब यह हुआ कि पहले कई सारे लोग एक मूल भाषा परिवार को जानते थे, उसको बोलते थे। लेकिन क्या हुआ कि जगह के परिवर्तन के कारण कुछ लोग कहीं जाके बस गए, कुछ लोग कहीं जाके बस गए, लेकिन भाषा तो वही था। तो जगह के परिवर्तन के साथ उनके भाषा में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ, लेकिन मूल भाषा क्या था? एक ही था। लोग अलग अलग जगह चले गए और जैसे अलग अलग दूसरे जगह चले गए उससे क्या हुआ कि उनके भाषा में परिवर्तन होना शुरू हुआ। तो भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील है। भाषा टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इस वजह से मूल भाषा तो एक ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस भाषा में कोई लोग दूसरे देश में जाके बस गया तो वहां का चेंजिंग कुछ अलग हो गया, कुछ भारत में रह गया, वहां का चेंजिंग जो भाषा में जो परिवर्तन हुआ एक नया भाषा बन गया, लेकिन मूल भाषा जो था वो सबका एक था।
तो इस तरह से दुनिया में प्रमुख जो भाषा परिवार है, विश्व की जो भाषा परिवार है, 12 मुख्य भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, इनमें से हिंदी का जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार क्या है? जो हमारा हिंदी का जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस भाषा परिवार का प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली और इतावली इत्यादि भाषा है जो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, रूसी भी है। ये सारे जो है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हिंदी जिस भाषा परिवार का है उसी भाषा परिवार का अंग्रेजी भी है, रूसी भी है, जर्मनी भी है, पुर्तगाली भी है, इतावली भी है। भारत में जनरली 4 भाषा परिवार के भाषा बोली जाती है। पहला भारोपीय, जिसमें कि हिंदी आता है। भारत में 73% लोग इसी भाषा परिवार के अंतर्गत भाषा बोलते हैं। 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार के भाषा बोलते हैं, जैसे कन्नड़ जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का भाषा है। तीसरा ऑस्ट्रिक, ये 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। आग्रेय भाषा परिवार जिसे ऑस्ट्रिक कहा जाता है, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार चीनी तिब्बती कहा जाता है। जनरली 4 भाषा परिवार के भाषा यहाँ पे ये बोले जाते हैं। देखिए, भारोपीय भाषा परिवार का जो प्राचीन भाषा है जिससे नवीनतम भाषा विकसित हुआ है, पहले प्राचीनतम भाषा को देखते हैं। संस्कृत हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यह भारत के प्राचीन भाषाओं में से आता है। फिर प्राचीन फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि जो है ये यूरोप में बोले जाने वाली प्राचीन भाषा है। और इस भाषा से जो विकसित होकर के नवीनतम भाषा बना है वो है अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि जो है ये सारे भाषा इन्हीं प्राचीन भाषाओं का बदला हुआ स्वरूप है। एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा समझते हैं, इससे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सबसे जो पुराना भाषा है जिसे माना जाता है उसको संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत का भी 2 रूप होता है, एक जो है वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। अब देखिए, संस्कृत भाषा क्या है, बहुत ही टफ भाषा था उस टाइम में। उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत थोड़ा सा टफ था, लौकिक संस्कृत इसी का बदला हुआ थोड़ा सा रूप है जिसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी, लौकिक संस्कृत में जैसे वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इनकी रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। अब लौकिक संस्कृत से क्या हुआ, पाली भाषा में परिवर्तन हुआ। एग्जाम में पूछा जाता है पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो पाली भाषा में उस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ और बौद्ध के उपदेश जो है वो पाली भाषा में लिखा जाने लगा। पाली भाषा में परिवर्तन हुआ तो प्राकृत भाषा आया। प्राकृत भाषा को जन सामान्य की भाषा कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जन सामान्य की भाषा किसे कहा जाता है, प्राकृतिक भाषा को। फिर प्राकृतिक भाषा में परिवर्तन हुआ, उसके बाद अपभ्रंश भाषा आया। अपभ्रंश क्या हुआ,
क्योंकि उस समय जैसे जैसे भाषा लोगों को टफ लगने लगा तो लोग क्या किया, उसका उच्चारण जो आसानी से हो इस तरह से करने लग गया। तो इसका अपभ्रंश भाषा में आया। अपभ्रंश में एक अपभ्रंश का नाम मैं आपको बताता हूं, सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, यानी हिंदी भाषा में परिवर्तन हुआ। अपभ्रंश से हिंदी में आया। कौन से अपभ्रंश? सौर सैनी अपभ्रंश। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यानी कि प्राकृतिक भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा। तो यहां पे एक चीज आपने देखा कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। हिंदी व्याकरण में कई बार आपको एक शब्द मिलेगा मूल भाषा। तो मूल भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को मूल भाषा कहा जाता है। हमेशा अगर लिखा हो मूल भाषा तो हमेशा संस्कृत होगा। भारत में यहां पे आप देख सकते हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये सारे के सारे हिंदी भाषी क्षेत्र है। अब देखिए हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। देखिए हिंदी भाषा जो है इसके कई सारे उपभाषा में और बोलियां में विभाजित किया है। जैसे कि हिंदी जो भाषा है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो उसको बोलियां कहा जाता है। इसी तरह हिंदी को 5 उपभाषा में विभाजित किया गया है और हर एक उपभाषा में कई सारे बोलियां हैं। पहला हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सारे बोलियां जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये आप देख सकते हैं ये खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो हिंदी का मानक स्वरूप जो है वो खड़ी बोली को माना जाता है। जो हमारा जो मानक हिंदी है, जो हम हिंदी बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड हिंदी है, वो खड़ी बोली के अंतर्गत आता है। ये किस उपभाषा में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये एग्जाम में इस तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पश्चिमी हिंदी आपको दे दिया जाएगा उसके कौन से ये बोलियां हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां आता है। तीसरा है बिहारी। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है। ये 3 बोलियां जो है भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आता है। चौथा राजस्थानी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी ये बोलियां जो है राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आता है। और 5वां जो है वो है पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत है नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये 3 बोलियां पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 5 उपभाषा को याद करना होगा। पश्चिमी, पूर्वी, देखिए पश्चिम, पूर्व, ये 2 हो गया। तीसरा बिहारी, चौथा राजस्थानी और पहाड़ी, ये 5 है। पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। और इसके बोलियां आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे खड़ी बोली। और ब्रज भाषा से पूछ दिया जाता है, क्योंकि ब्रज भाषा में काव्य रचना काफी हुआ है। अवधि में भी काव्य रचना बहुत हुआ है। तो इस तरह के भाषा को याद रखना आपको जरूरी है। ये सारे चीज हम बात किए हिंदी भाषा से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, शॉर्ट परिचय लेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, यानी व्याकरण के बारे में।
व्याकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ना सीखने की विधि को व्याकरण कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को सही तरीके से उसका ज्ञान लेना व्याकरण कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह विधान है जिससे हम किसी भाषा को सही रूप से लिखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। हर एक स्टैंडर्ड भाषा का, मानक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे हिंदी का हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी का अपना अंग्रेजी व्याकरण, हर एक भाषा का अपना व्याकरण है। हिंदी भाषा में व्याकरण के 4 भेद होते हैं, यानी 4 रूप होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, चौथा वाक्य विचार। वर्ण विचार यानी उनके वर्णों से रिलेटेड, जो कि अक्षर, वर्ण, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको वर्ण विचार कहते हैं। और शब्दों के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको शब्द विचार कहते हैं। और पद के बारे में जो अध्ययन करते हैं पद विचार। और वाक्य के बारे में जो शब्दों से वाक्य बनता है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसको वाक्य विचार कहते हैं। तो अलग अलग विचार पे हम अध्ययन करेंगे। तो वर्ण विचार क्या होता है? भाषा की वह इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। शब्द जो होता है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों से बने शब्दों का जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहा जाता है। पद विचार क्या होता है? जब कोई शब्द को कोई वाक्य में प्रयोग होता है तब उस शब्द को पद कहा जाता है। जैसे रमेश सेब खा रहा है, तो रमेश क्या है? रमेश को एक यहाँ पे पद मिल गया। रमेश यहाँ पे क्या है? करता है, इसको एक पद मिल जाता है, इसलिए इसको पद विचार के अंतर्गत रखा जाता है। अब वाक्य विचार किसे कहते हैं? जब बहुत सारे शब्दों से मिलकर कोई वाक्य बनाया जाता है तो वह कोई ना कोई सार्थक अर्थ प्रदान करता है, तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि राहुल बाजार जाता है, तो कई सारे यहाँ पे शब्द जुड़ता है यहाँ पे और एक ये सार्थक शब्द देता है, इसे वाक्य विचार के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वर्ण विचार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ण विचार क्या होता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे तथ्य को उसमें हम जानेंगे। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।